पटना यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सईद आलम ने एक बड़ा दावा किया है। प्रोफेसर सईद का कहना है कि बिहार के गया जिले में फल्गु नदी के किनारे भारत का अजीम सभ्यता छिपा है। उनके मुताबिक अगर उस पर शोध किया जाए तो बिहार के अलावा भारत के इतिहास को नए सिरे से समझने का मौका मिलेगा। प्रोफेसर सईद का कहना है कि फल्गु नदी सभी धर्मों के उत्थान का केंद्र रहा है। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में फल्गु नदी का काफी महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ पिंडदान करने से सीधे स्वर्ग मिलता है। उन्होंने बताया कि आखिर महात्मा बुद्ध को गया में ही क्यों ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रोफेसर सईद का कहना है कि फल्गु नदी से एक ऐसी सभ्यता सामने आएगी जो अब तक नजरों से ओझल है। प्रोफेसर सईद ने फल्गु नदी पर काफी काम किया है। वो इस पर शोध करना चाहते हैं। सरकार से इसके लिए इजाजत मांगी है। प्रोफेसर सईद ने अपना प्रोजेक्ट सरकार के पास भेजा है, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। प्रोफेसर सईद ने सहाफत मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बिहार के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। उन्होंने सरकार को इस पर पहल करने की अपील की है। गौरतलब है कि इस शोध पर करीब 49 लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है। ये सारी सभ्यताओं को अगर हम देखें, जैसे चीन की सभ्यता हुआंगो नदी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इंडस वैली का जो है सिंधु नदी, उसी तरीके से मिस्र की सभ्यता नील की नदी, पूरे विश्व की सभ्यताओं को हम देखें तो वो नदियों के किनारे हुआ। लेकिन वहाँ जो उस नदियों के किनारे जो हुए वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी मतलब की चीज़ों का जो है वो बहुत तेज़ी के साथ वो आगे बढ़ी। लेकिन मैं जो करने जा रहा हूँ वो जो है फल्गु नदी घाटी सभ्यता। हम फल्गु नदी घाटी सभ्यता को क्यों ये करना चाहते हैं? इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि फल्गु नदी जो है हमारे बिहार के गया में है। आप जैसा कि जानते हैं कि फल्गु नदी के किनारे सबसे पहले महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना के रूप में। उससे पहले अगर आप चल जाए तो वैदिक पीरियड में जो है जो सनातन धर्म जो है वहाँ जो है पिंडदान की शुरुआत हुई। विष्णु पद मंदिर जो ये होता है कि पूरा हिंदुओं में जितनी वेदियाँ हैं, लगभग 360 वेदियाँ हैं, उससे सबसे मुक़द्दस जो है वेदियाँ वो गया की फल्गु नदी है। अगर यहाँ पर कोई भी अगर श्राद्ध कर लेता है तो उनके ये कहने के मुताबिक, बुजुर्गों के कहने के मुताबिक उसको डायरेक्ट उसको स्वर्ग मिलता है। तो वो फल्गु नदी जहाँ पर हिंदुओं के लिए मुक़द्दस है, बौद्धों के लिए मुक़द्दस है, जैनियों के लिए मुक़द्दस है, इस्लाम धर्म के लिए मुक़द्दस है। इसलिए इस्लाम धर्म का मुक़द्दस है कि ठीक फल्गु नदी के किनारे एक आप बीथो शरीफ है। बीथो शरीफ में आज से 800 वर्ष पहले वहाँ जो है बहुत बड़े दुर्वैश क्या नाम है, बीथो शरीफ के नाम से जाना जाता है, जो उस्मान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से है। वो भी जो है ये वहाँ पर जो है ये फल्गु नदी के किनारे हुआ। और आपको ये बता दूँ कि जिन जिन्नात शैतानों का जो है वो अगर कोई भी शख्स को पूरे इंडिया से वहाँ पर आते हैं और वहाँ से वो फैज़याब होकर हासिल होते हैं। मेरा ये कहना है कि आजीवक धर्म जो बेला में जो है, जो क्या नाम है, महात्मा वहाँ पर जो बराबर पहाड़ी के किनारे आप देखिए आजीवक धर्म। तो हिंदुस्तान में ख़ासकर बिहार में जितनी भी सभ्यताएं हैं से ये हैं, यानी कि मज़हब के एतबार से फल्गु नदी एक ऐसा नदी है, यहाँ पर तमाम मज़ाहिब को जो है किसी न किसी रूप में जो है वो सींचने का काम किया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। ये पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी जगह नहीं मिलता है या ऐसा कोई भी नदी का एविडेंस नहीं मिलता है जहाँ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म, ये सारे धर्मों का उदय यानी कि फ़रोग़ में वो फल्गु नदी का बहुत बड़ा अहम रोल है। मैं इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर ये फल्गु नदी को इतनी इम्पोर्टेंट क्यों दिया गया, क्यों मतलब कि ये है निरंजना के रूप में, मोहन की नदी में ये जो है, इसको तो ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, फिर उसके बाद जो है सारे हिंदू धर्म के सारी किताबों में जो है इसको नदी पुनः नदी कहा गया। यानी कि फल्गु नदी को जो है सबसे
मतलब कि क्या बोला जाए कि उसको जो है नदियों में सबसे पाक नदी माना गया है। और यही वजह है कि पिंडदानों के लिए, महात्मा बुद्ध के लिए, जहाँ 57 मुल्कों में बौद्ध धर्म का फ़रोग है, उसका तो वजह सिर्फ यही फल्गु नदी है। इसलिए कि महात्मा बुद्ध जो है इसी नदी के किनारे हुए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये इस नदी के ज़रिया जो है इसके कौन कौन से अय्याम हो सकते हैं, आखिर इसके क्या वजूहात हैं, इस नदी की क्या खूबी है कि इसमें इतने मज़ाहिब को इन्होंने फ़रोग़ देने में, जन्म देने में बहुत नुमायाँ किरदार किया है। ये हिंदुस्तान नहीं, बिहार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मेरा ये मानना है कि पूरा वर्ल्ड इस पर रिसर्च करेगी। मैं जिस चीज़ के ऊपर निशानदेही करना चाह रहा हूँ कि आखिर महात्मा बुद्ध जो है नेपाल के तराई से बिहार के गया में आने के कौन से वजूहात थे, इसलिए कि हिंदू धर्म वहाँ पर बहुत फ़रोग़ हो चुका था, जानकारी हो चुकी थी, उनके रूट क्यों थे, उनके जहन में कौन सी ऐसी बात आई जो गया ही को उन्होंने चुना। इस प्रोजेक्ट से ये सब सारी तहकीकों का, सारी चीज़ों का शोध का पता चलेगा। ये एक बहुत ही बिहार के लिए एक लाजवाब प्रोजेक्ट है और इसके लिए हमने सरकार के पास हमने भेज रखा है। सरकार के जो है वहाँ के हमको कई रिस्पॉन्स हुए हैं, लेकिन अभी तक चूँकि कोरोना का वक्त था, इसलिए ये नहीं, मैंने तेजस्वी प्रसाद यादव साहब को भी मैंने दिया है, नीतीश कुमार साहब के पास भी ये प्रोजेक्ट गया हुआ है और बिहार सरकार का जो है कि ये 621 11/4/2022 के हिसाब से भी जो है हमको लेटर वगैरह सब आ चुकी है कि इसको आप जो है ये कीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट में जो है बिहार सरकार का जो है मेरे पास लेटर आया हुआ है, 4/12/2020 को आया है, जिसका 368 के ये से जो है, जिसको अभिषेक कुमार पराशर निदेशक पुरातत्व विभाग ने मतलब कि हमारे पास भेजा है। इससे पहले अतुल कुमार वर्मा ने भेजा था। मैं आपके माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो है अगर कहीं पर से कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है या कोई और भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप मुझे बुला लें। मैं पटना विश्वविद्यालय के एक मशहूर डिपार्टमेंट प्राचीन इतिहास एवं विभाग का मैं प्रोफेसर हूँ। हमें बुलाने में या हमारे पूरे मेरा नंबर वगैरह सारा ये मौजूद है। और बिहार सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस तहकीक को जो है आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। जब तक आप इसमें वित्तीय ये जो है हमें अमाउंट नहीं देंगे तो हम तहकीक नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, बिहार के लिए एक बहुत नायाब तोहफा होगा, मेरा ऐसा मानना है।